नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल आवर्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है डीआरडीओ को लेकर। डीआरडीओ भारतीय सेना को जल्द ही एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल देने वाला है। दोस्तों, दरअसल डीआरडीओ ने अब 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली हथियारबंद बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन पूरा कर लिया है और अब डीआरडीओ के द्वारा ये जो नया डिजाइन तैयार किया गया है उसे अब भारत सरकार के पास परमिशन यानी कि स्वीकृति के लिए भेजा गया है और भारत सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही इसके डेवलपमेंट पर काम शुरू हो जाएगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल काफी ताकतवर होगी जिससे कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं रहेगा। साथ ही इस मिसाइल के जरिए भारत और चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी सुरक्षा चाक चौबंद होगी। दरअसल दोस्तों, भारत के पास पहले से ही कई शक्तिशाली मिसाइलें मौजूद हैं जो कि 5000 किलोमीटर तक की दूरी और समुद्र में 3500 किलोमीटर तक की समुद्र में मार करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, अब तक भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जो जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर अपने टारगेट्स को मार गिरा सकती है। लेकिन ये जो नई मिसाइल है वो अकेले ही समुद्र और जमीन दोनों जगहों पर हमारी सुरक्षा करने में सक्षम होगी। हालांकि इस मिसाइल का नाम अभी सोचा नहीं गया है, लेकिन इसके विकास के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा और बेहतर होगी और ये अकेले ही जमीन और जलीय हमलों से बचाने में भी सक्षम होगी। दरअसल दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन के पास भी शक्तिशाली मिसाइलें हैं और इसीलिए भारतीय सेना भी ऐसी मिसाइल को शामिल करके अपनी क्षमता को बढ़ाएगी। दोस्तों, अगली खबर भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना में आज आईएनएस विक्रांत को शामिल कर लिया गया है और इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने के बाद भारत भी दुनिया के विकसित देशों के पास जो मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक है उस लिस्ट में शामिल हो गया। दरअसल इस मौके पर एक और खास बात ये रही कि भारत को अब गुलामी के निशान से आजादी मिल गई और भारत ने इस गुलामी के निशान को अपने सीने से उतार दिया। आज भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है और अब से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित निशान नौसेना के ध्वज में लहराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को नया ध्वज समर्पित करता हूं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो सीआरपीएफ को लेकर आ रही है। जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने महिंद्रा मार्क्समैन बख्तरबंद वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। दरअसल दोस्तों, कश्मीर घाटी में एक बार फिर से स्टील की गोलियां आतंकियों से मिल रही है, इसीलिए सेना अपनी बुलेट प्रूफिंग को मजबूत कर रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये जो उन्नत बुलेट प्रूफ वाहन है वो सीआरपीएफ को स्टील कोर गोलियों और आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथगोलों से बचाएंगे और घाटी में विशेष ड्यूटी के लिए सीआरपीएफ के साथ बड़ी संख्या में महिंद्रा एलबीपीवी को तैनात किया गया है। दोस्तों, अगली खबर बीएसएफ से आ रही है। सीमा सुरक्षा बल ने सीमा के पास ड्रोन का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए पंजाब रीजन और जम्मू में एंटी ड्रोन गन्स को तैनात कर दिया है। दरअसल पिछले 2 सालों में कम से कम 200 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भारत की तरफ भेजे गए हैं। यही नहीं दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल हैंड हेल्ड और मोबाइल गन दोनों तरीके के एंटी ड्रोन गन्स को खरीद रहा है जिसे कि किसी वाहन की छत पर लगाया जा सकता है और इसका वर्तमान में परीक्षण भी किया जा रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी तकनीक पर भी काम कर रही है जिसके जरिए ड्रोन्स की फ्रीक्वेंसी को जाम किया जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर तेजस मार्क 2 और एएमसीए को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, आप सबको मालूम है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ गिरीश देवघरी जी ने कहा है कि 2027 तक तेजस मार्क 2 अपने विकासात्मक परीक्षण को पूरा करेगा और 2028 में ये उत्पादन में प्रवेश कर देगा और भारतीय वायुसेना पहले बैच में लगभग 106 जेट्स के 6 स्क्वाड्रन्स को हासिल करेगी। दरअसल भारतीय वायुसेना 2025 से 2040 तक करीबन 150 जो कॉम्बैट जेट्स हैं उन्हें रिटायर करने की योजना बना रही है और उनकी जगह जो 114 एमआरएफए फाइटर जेट्स और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट जो सामने आएगा वो भी भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेट्स की कमी है उसे पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में तेजस मार्क 2 के बड़े ऑर्डर और दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि यदि उत्पादन समय के अनुसार शुरू होता है तो सभी ऑर्डर किए गए जेट 2036 से 37 तक वितरित कर दिए जाएंगे क्योंकि जो प्रोडक्शन लाइन है यानी कि उत्पादन लाइन है वो करीबन हर साल 20 फाइटर जेट्स को तैयार करेगी और 2035 या फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आगे का निर्णय लेंगे कि क्या एक नए हाई थ्रस्ट वाले इंजन के साथ तेजस मार्क 2 ब्लॉक 2 या फिर एएमसीए मार्क 2 जेट का ऑर्डर देना है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 5.5 जनरेशन वाले एएमसीए प्रोग्राम का काम संभाल रही है और एएमसीए का एक मानव रहित संस्करण भी विकसित किया जाएगा जिसमें कॉकपिट सेक्शन और अन्य पायलट जो आवश्यक सिस्टम होते हैं वो नहीं होंगे और एएमसीए MK2 को वैकल्पिक रूप से मानव रहित सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। और भारतीय वायुसेना के पास 2 तरीके का विकल्प होगा, या तो उन्हें उन्नत सुविधाओं के साथ एक अतिरिक्त तेजस मार्क 2
वो ले सकती है, या फिर AMCA Mark II का अतिरिक्त ऑर्डर वो दे सकती है। और AMCA Mark II का उत्पादन 2035 से शुरू होना है। ठीक उसी समय भी तेजस Mark II का उत्पादन पूरा होने वाला होगा। अगली खबर दोस्तों तेजस Mark II फाइटर जेट को ही लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने बताया कि तेजस Mark II फाइटर जेट में काफी क्रिटिकल क्षमताएं होंगी और तेजस Mark II मौजूदा मार्केट में जो फाइटर जेट्स हैं उनमें भी सबसे बेहतरीन होगा। इसके अलावा दोस्तों DRDO पहले ही बोल चुका है कि तेजस Mark II राफेल कैटेगरी का ही होगा, खास करके एवियोनिक्स के मामले में, और ये राफेल से हल्का होगा। और तेजस Mark II का जो डेवलपमेंटल ट्रायल है वो 2027 में होना है। 2028 से इसका उत्पादन भी होने लगेगा और 106 यूनिट्स तेजस Mark II की 2036 तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दी जाएंगी। अगली खबर DRDO से आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने BMD फेज 1 की 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों के सीरियल प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, जिसके तहत पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल जो कि हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन में इस्तेमाल की जाएगी और दूसरी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल जो कि लोअर एल्टीट्यूड में इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी और ये दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर की दूरी से इंटरसेप्ट कर सकती हैं। दरअसल दोस्तों भारत ने मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को अलग अलग साइट्स में डिप्लॉय करके रखा हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है कि फेज 1 BMD शील्ड 2023 से ऑपरेशनल हो जाएगी। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी किया है भारतीय सेना के लिए 616 जनरल पर्पस मशीन गन जो कि डे और नाइट साइट्स के साथ होंगी, जिसमें कि 87.78 लाख राउंड ऑफ एमुनेशन भी शामिल है। कहा जा रहा है कि ये जो खरीद होगी वो बाय इंडियन कैटेगरी के तहत होगी और रक्षा मंत्रालय ने सभी वेंडर्स को आमंत्रित किया है कि वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित करें। अगली खबर दोस्तों भारत और अर्जेंटीना को लेकर आ रही है। दरअसल कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि HAL के अधिकारियों ने अर्जेंटीना के तीनों आर्म सर्विसेज के प्रमुखों के साथ बातचीत की ताकि दोनों ही देश संयुक्त रूप से डिफेंस के क्षेत्र में काम करें। इसके अलावा HAL ने तेजस Mark I फाइटर जेट के बारे में भी अर्जेंटीना के एयरफोर्स के सीनियर अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। दोस्तों अब खबर आ रही है कि अर्जेंटीना का डेलीगेशन जिसमें कि उनके पायलट्स और टेक्नीशियन हैं वो अगले साल फरवरी में भारत का दौरा करेंगे, जहां वो तेजस एयरक्राफ्ट का मूल्यांकन करेंगे एरो इंडिया 2023 में। अगली खबर दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ब्रिटिश फर्म स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही मिलकर एडवांस हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम को भारतीय मार्केट के लिए तैयार करेंगे। आपको बता दें कि ये जो हाई एनर्जी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है इसकी जरूरत डिफेंस इंस्टॉलेशन में होती है, जिससे कि बड़ी संख्या में वाहनों को स्कैन किया जा सकेगा और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री को रोका जा सकेगा, खास करके सेंसिटिव एरिया में। दोस्तों अगली खबर भारत और चाइना को लेकर आ रही है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ और गलवान हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में उज्बेकिस्तान में मिल सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक 3 साल के बाद होने जा रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया में G20 की बैठक में भी हिस्सा लेने के लिए शी जिनपिंग जाएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस बैठक के बीच भारतीय पक्ष को एक बड़ा डर सता रहा है, कहीं इससे एक बार फिर से भारत चीन संबंध बहाल ना हो जाए और लद्दाख में चीन के घुसपैठ का मुद्दा किनारा न लग जाए। दरअसल चीन की सेना अभी भी भारतीय पक्ष को कई इलाकों में गश्त लगाने से न केवल रोक रही है, बल्कि वहां पर उसने बंकर और सैन्य किलेबंदी भी कर रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार चीनी पक्ष से साल 2020 की स्थिति को बहाल करने पर जोर दे रहा है, जिसे चीन अनसुना कर रहा है और स्थिति को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है। G20 और शंघाई सहयोग संगठन दोनों ही संगठनों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी और शी जिनपिंग ने मंजूरी दे दी है, जहां चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये दिखा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालत सामान्य है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर शी जिनपिंग के साथ मिलते हैं तो दुनिया को यही संदेश जाएगा कि दोनों देशों के बीच में हालात सामान्य हैं। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी जब दिल्ली आए थे तब भारत ने बड़ी ही अनिच्छा से उनका स्वागत किया था। हालांकि इनका विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने से मना कर दिया और भारत ने साफ कह दिया था कि वो चीन की सीमा मामले को उचित स्थान पर रखकर संबंधों को सामान्य बनाने की मांग को कभी स्वीकार नहीं करेगा। भारत लगातार सार्वजनिक रूप से चीन को कड़ा संदेश भी दे रहा है। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।